कार साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। आज रविवार है दोस्तों, अधिकांशतः मंडियों में भाव नहीं होते हैं लेकिन खबरें होती है। रविवार को भी हम आपके लिए खबरें लेकर आते हैं और दोस्तों आज भी हम भादरा आसपास खबरों सहित राजनीतिक विषय पर भी चर्चा करेंगे। जो चर्चा हमारी कल कुछ अधूरी रह गई थी समय अभाव के चलते, दोस्तों उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और नेताओं के जनसंपर्क अभियान की खबरें भी आपको बताएंगे और कुछ राजनीतिक रोचक तथ्य भी आज हम आपको बताएंगे और क्या रोचक पोस्ट किस नेता द्वारा कैसे की गई है इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं दोस्तों खबरों की। तो यहाँ नौर हमारा पड़ोसी कस्बा, उसके गांव दुर्जाना में शहीद हुए आज राम सिंह पूनिया का पार्थिव शरीर पहुंचा दोस्तों, और सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार आज किया गया और उनकी एक झलक देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके अलावा दोस्तों बात करें आज भादरा के हाथीपुरा बास से हनुमान मंदिर से श्री श्याम बाबा की निशान यात्रा रवाना हुई, जो कि कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए श्याम मंदिर में पहुंची। बड़ी संख्या में महिलाओं ने और पुरुषों ने भी इस यात्रा में भाग लिया और आज बेनीवाल हॉस्पिटल भादरा के में दोस्तों एक फ्री मेगा कैंप का आयोजन भी किया गया। इसमें डॉक्टर नरेंद्र राजपाल बेनीवाल द्वारा, जो कि हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ है, उनके द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की गई और अस्पताल की संपूर्ण टीम यहां अपनी सेवाएं देती हुई प्रतीत हुई और पूरे बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें लाभ उठाया। इसके अलावा बात करें दोस्तों छात्र संघ चुनाव की, तो छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां अब तेजी के साथ क्षेत्र में बढ़ गई है। एसएफआई हो, एबीवीपी हो और बजरंग सहारण की टीम, दोस्तों यहाँ एनएसयूआई जो है वो बहुत कम दिखाई दे रही है, जो कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन है एनएसयूआई, और कांग्रेस की सरकार है दोस्तों। विडंबना देखिए, जब ये एबीवीपी जैसे भाजपा से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है और एनएसयूआई कांग्रेस से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है, लेकिन जब सरकारें होती है तभी इनकी उपस्थिति दिखाई देती है बहुत ज़्यादा। जैसे अब कांग्रेस की सरकार है तो एनएसयूआई ज़्यादा दिखाई देगी, लेकिन पहली बार देखा गया है कि एनएसयूआई यहाँ गौण दिखाई दे रहा है। एबीवीपी जरूर संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों राजस्थान में अगर देखें ऑल ओवर, तो एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में ही टक्कर होती है। नंबर 3 पर रहती है एसएफआई, और अगर भादरा में देखें तो एसएफआई नंबर 1 पर है। और अभी भी अगर छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियों की बात करें तो एसएफआई ने प्रारंभिक बढ़त बना ली है। महाराजा अग्रसेन कॉलेज से एसएफआई के छात्र मनदीप गोदारा अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव प्रचार प्रसार भी प्रारंभ कर दिया है। और राजकीय महाविद्यालय से छात्रा विकेश गोदारा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है दोस्तों। तो 2 कॉलेजों से अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा एसएफआई द्वारा की जा चुकी है। अभी एबीवीपी और बजरंग सहारण की टीम क्या करेगी, ये देखने वाली बात है। बजरंग सहारण लगातार छात्रों में जो है अपनी पेठ बनाए हुए हैं और छात्रों के साथ मंत्रणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा जिस प्रकार से महाविद्यालय के छात्रों के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया था। तो दोस्तों हर कॉलेज में यहाँ टक्कर दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि एक तरफा यहाँ चुनाव होगा, एक तरफा चुनाव नहीं होने वाला है। तो देखने वाली बात है कि छात्र संघ चुनाव में इस बार कौन बाजी मारेगा। और एसएफआई की बात करें तो बलवान पूनिया भी कभी छात्र नेता रहे थे और बलवान पूनिया की टीम एसएफआई काफ़ी मजबूत भादरा क्षेत्र में मानी जाती है। इस बार उसका प्रदर्शन देखने वाली बात है। और अब बात करें दोस्तों, कल मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि है और मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि के अवसर पर एंटरटेनमेंट ग्रुप भादरा के और सरगम म्यूजिक एकेडमी के सांझे एक कार्यक्रम के तहत संगीत सभा का आयोजन किया जाएगा। रफ़ी के इसमें गीत जो है वो विभिन्न क्षेत्र के गायकारों द्वारा गाए जाएंगे और चैन वाला अतिथि सदन जो कि संजय चौक पर स्थित है, देर शाम 7 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा।
और इस सभा को हम भी लाइव आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कल मुहर्रम था और मुहर्रम के अवसर पर बादरा में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और बड़ी संख्या में मुस्लिम लोगों ने छबील भी लगाई और युवाओं ने बड़े स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित किए। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं मुहर्रम के अवसर पर राजगढ़ की। राजगढ़ में बड़ी संख्या में ताजिए भी निकलते हैं और दोस्तों मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा ये प्रमुख रूप से ये त्यौहार ईद की तरह मनाया जाता है। इसके अवसर पर दोस्तों कल मनोज न्यांगली पूर्व विधायक जो कि बसपा से जीतकर विधायक बने थे, दोस्तों उनके सम्मान में एक प्रकार से ऐतिहासिक स्वागत हुआ उनका मुस्लिम समाज में। ये बहुत बड़ी घटना एक प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से देखी जा रही है। 2023 के चुनाव है और ऐसे मौके में ये एक त्यौहार था। मनोज न्यांगली वहाँ पहुँचे थे और शानदार उनका स्वागत हुआ। एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम यहाँ किया गया था। तो क्या संकेत है दोस्तों, क्या मुस्लिम समाज के अधिकांशतया लोग जो है क्या मनोज न्यांगली के साथ है इस बार, देखने वाली बात है। लेकिन राजगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ कांग्रेस और बसपा में टक्कर होती है दोस्तों अधिकांशतया देखा जाए, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 की पोजीशन पर रहती है। और कल हम आपको बता रहे थे दोस्तों राजनीतिक समीक्षा जो मैं अब कर रहे थे राजगढ़ के लिए, भाजपा का प्रयास इस बार राजगढ़ की तरफ से ये होने वाला है जैसी कि चर्चाएं निकल कर आ रही है दोस्तों। प्रदेश स्तर से भी इस प्रकार की चर्चाएं निकल आ रही है कि लगभग 10-15 वर्षों से बादरा एक जीत की बाट जोए हुए है राजगढ़ विधानसभा में, और वहाँ से इस बार राहुल कसवां को भाजपा की टिकट दी जा सकती है ताकि यहाँ से भाजपा का प्रदर्शन में सुधार आए या यहाँ भाजपा की जीत हो। तो क्या जीत हो सकती है अगर राहुल कसवां को टिकट दी जाए, ये तो भविष्य का सवाल है, जनता ही भली भांति बता सकती है। लेकिन प्रदर्शन में भाजपा के जरूर सुधार हो सकता है क्योंकि राहुल कसवां एक शानदार सांसद की भूमिका में रहे हैं, शानदार उनका कार्यकाल भी रहा है और लगातार ये उनकी दूसरी योजना है। लेकिन पार्टी लोकसभा में फिर क्या सोच रही है दोस्तों, यही एक बड़ा पेच है। जब अगर राहुल कसवां को यहाँ टिकट दी जाएगी विधानसभा की और वो यहाँ अगर जीत दर्ज करते हैं या हार जाते हैं तो क्या उनको लोकसभा की टिकट दे दी जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल भी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों बादरा से एसपी सिंह ने जो एंट्री की है भाजपा में, और एसपी सिंह भारतीय जनता पार्टी की टिकट के दावेदार बने हैं। एक तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए संजीव बेनीवाल के लिए भी चुनौती आगे बन सकते हैं, लेकिन अभी तक चुनौती नहीं बने हैं क्योंकि उनकी एक सभा का कस्बे की विधानसभा की जनता को इंतजार है। उस सभा वो स्वागत सभा कैसी होगी जो कि अनाज मंडी में प्रस्तावित है, उसके बाद तय होगा। क्षेत्र की जनता में एक चर्चाओं को बल मिलेगा और वही चर्चा कस्बे के बाजारों से होती हुई गांव की चौपाल तक पहुंचेगी और उसके बाद में जो एक चर्चा है वो सभी गणितज्ञ एक प्रकार से विशेषज्ञ जो चुनाव के हैं उन सब की जुबान पर भी आएगी, उनके मस्तिष्क में आंकड़ों के रूप में अंकित होगी। और वही चीज़ें जो है दोस्तों वही चीज़ें आगे चलकर एक फैक्टर का रूप ले लेती है, चाहे वो टिकट की दौड़ में हो, क्योंकि टिकट की दौड़ में पार्टियों का अपना अपना एक दोस्तों सिस्टम होता है और उनकी एक सर्वे भी होती है, और सर्वे 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 होती है दोस्तों। उस सर्वे के हिसाब से और उम्मीदवार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, और पहले पूर्व में वो पार्टी में कितने वर्षों से है और क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है और पार्टी का पैमाना क्या है, ये सारी चीज़ें देखकर टिकटें दी जाती है। लेकिन दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग और मजबूत जो उम्मीदवार होते हैं उनकी टिकटें अक्सर हमने देखा है, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, माकपा हो या फिर बीजेपी हो, वो कटती कम है। तो देखने वाली बात है क्या चेंजिंग होगी। एसपी सिंह अपनी जो सभा है उससे क्या साबित करने वाले हैं, कितना संदेश मैसेज क्षेत्र के लोगों को वो देने वाले हैं।
और उसके बाद में अगर वो उनकी टिकट कटती है तो क्या वो लोकसभा के भी उम्मीदवार बन सकते हैं चूरू लोकसभा से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसकी चर्चा हमारे क्षेत्र में होने लगी है। इसको हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कभी भी भादरा क्षेत्र से चूरू लोकसभा के लिए कोई नाम आगे नहीं आया। इस तरह चुनाव नहीं लड़ा। बेशक यहाँ बलवान पुनिया ने पीछे चुनाव लड़ा था, 10-12 हज़ार वोट मात्र मिले थे दोस्तों, लेकिन कोई बड़ा नाम लोकसभा के लिए जो पूरी लोकसभा में अपना लोहा मनवा सके, ऐसा नाम नहीं आया। तो ऐसा नाम क्या बगैर राजनीति में कदम रखे ही एसपी सिंह का नाम इतना बड़ा हो गया है? दोस्तों कभी आपको याद दिलाऊं, पीपी सिंह डूडी का भी नाम बहुत बड़ा था। लोकायुक्त सचिव थे वो लालचंद डूडी, यहाँ के 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी 2 बार वो बने हैं और वन एवं पर्यावरण मंत्री अंतिम बार वो बने थे। उस समय भी चर्चा थी पीपी सिंह डूडी की, बहुत बड़ा चेहरा है, इस बार वो चुनाव लड़ेंगे, इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। और लोगों से कहते हुए हमने ये भी सुना है कि लालचंद डूडी से भी कहीं बड़ा चेहरा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 2003 के चुनाव में पीपी सिंह ने चुनाव लड़ा, महज 14,000 वोट आए और अपनी भाभी के सामने वो चुनाव लड़ रहे थे, बिमला डूडी के सामने, जो कि बीजेपी की टिकट लेकर चुनाव लड़ रही थी। 33,000 वोट उनको उस समय आए थे। लेकिन उस समय सुरेश चौधरी को 37,000 से अधिक वोट मिलकर वो विधायक बने थे। तो परिस्थितियां ऐसी है, बड़ा नाम अगर सही दाव राजनीति में नहीं खेले तो दोस्तों वो गौण हो जाता है। हमने राजीव कसवा का भी आपको कई बार एग्जाम्पल दिया है और एसपी सिंह को भी, पूर्व जिला कलेक्टर को हम उसी श्रेणी में लेते हैं। ये धमाकेदार नाम है और ये नया चेहरा, एक वो चेहरा है दोस्तों जो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये जो फैक्टर है भादरा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है, नए चेहरे का फैक्टर। क्योंकि पूर्व से, पुरानों से लोग उकता चुके होते हैं, उनको आजमा चुके होते हैं, उनके प्रति उनकी भावना जो है वो बहुत सीमित रह जाती है, गहराई उसमें बहुत कम होती है और नए के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है कि ये पता नहीं क्या होगा। और परिवर्तन संसार का एक प्रकार से नियम भी है और परिवर्तन किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। हम अपने घर में भी रोज़ रोज़ एक ही सब्जी खाकर दिल ऐसा करने लगता है जैसे कल सब्जी जो है वो चेंज हो, या शाम को सब्जी जो है वो दूसरी बने, कुछ अच्छी बने, कोई चेंज हो। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यही है कि परिवर्तन जो है वो जनता की एक मानसिकता बन चुका है। तो भादरा में ये परिवर्तन किस प्रकार से आगे अंगड़ाई लेगा, ये हमारी नज़रें दोस्तों इस पर बनी रहेगी। लेकिन एक नाम की चर्चा कांग्रेस टिकट के लिए जोर शोर से हो रही है, वो नाम है सुखदेव सिंह शेखावत का। सुखदेव सिंह शेखावत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, अपनी घोषणा नहीं की है और अपना इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया है, लेकिन क्षेत्र में चर्चा है और सूत्रों की माने तो वो कांग्रेस टिकट की जुगत में दिखाई भी देते हैं। कुछ नेताओं से कांग्रेस के वो मिले भी हैं, बेशक उनकी मुलाकातें गुप्त रही है, लेकिन एक बात ज़रूर यहाँ महत्वपूर्ण है। राजेंद्र गुड्डा जो कि मंत्री थे कांग्रेस में, बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए, सरकार उन्होंने बचाई, अशोक गहलोत ने उनका काफ़ी एहसान भी माना और बोलकर भी वो बता चुके हैं। और उसके बाद में जब वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही खड़े होकर बोलते हुए नजर आए तो उनको निकाल भी दिया पार्टी से भी और मंत्री पद से भी। अब परिस्थितियां कुछ चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ सुखदेव सिंह और राजेंद्र गुड्डा को आप अलग करके नहीं देख सकते। दोनों में घनिष्ठता है और दोनों में इस प्रकार की राजनीतिक सलाह मशवरे और बातें के रूप में होती रहती है। तो क्या अब सुखदेव सिंह शेखावत का इंटरेस्ट कांग्रेस की टिकट की तरफ नहीं रहा? दोस्तों आने वाले दिनों में हम बताएंगे, और जैसे ही हमारी बात होगी, सुखदेव सिंह यहाँ आने वाले हैं तो उनसे हमारी बात होगी, हो सकता है एक साक्षात्कार उनका हम आपको दिखाएं और सारी चीज़ों को हम क्लियर करें कि वो रियल में चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, वो कौन कौन से नेताओं के संपर्क में अब तक गए हैं। सारे सवाल हम उनसे जानेंगे भी।
लेकिन कांग्रेस टिकट के लिए माथापच्ची यहाँ होगी या नहीं होगी और किस स्तर पर होगी, ये सस्पेंस बना हुआ है, संशय बना हुआ है। दयानंद बेरवाल है, डॉक्टर सुरेश चौधरी है, वो क्या करेंगे दोस्तों, ये एक नाम भी बड़ा चर्चा का विषय भी बना हुआ है और एक सस्पेंस यहाँ भी है। बेशक उनके पाँव में चोट के चलते वो काफ़ी तकलीफ में भी है और उनके पाँव का दर्द जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका बताया गया, लेकिन एक बार पुनः उसमें दर्द बताया जा रहा है। तो क्या सुरेश चौधरी स्वस्थ होकर बादरा लौटेंगे या फिर अपनी कांग्रेस की कमान संभालेंगे या फिर एसपी सिंह बढ़िया के ही पीछे रहकर क्या उनका चुनाव प्रचार करने आएंगे, क्योंकि डॉक्टर सुरेश चौधरी अभी भी कांग्रेस के नेता हैं। गत विधानसभा में कांग्रेस की टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा है और एसपी सिंह वो बीजेपी में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि एक घर में दो पार्टियों के नेता नहीं हो सकते, हो सकता है, क्योंकि यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी बात करें तो उनके घर में भी बड़े लेवल पर, हाई लेवल पर भी कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेता हुआ करते थे। ज्योतिराव सिंधिया अभी भाजपा में आए हैं, उससे पहले वो कांग्रेस में थे। माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। विजय राजा सिंधिया वसुंधरा की माता श्री, वो भारतीय जनता पार्टी की नेता रही है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक परिवार में दो पार्टियों की या दो विचारधाराओं के लोग नहीं हो सकते। तो देखने वाली बात है आगे क्या होगा, लेकिन कांग्रेस टिकट के लिए हमारी नज़रें बनी हुई है दोस्तों। आखिर कांग्रेस के नेता दिलो जान से लगे हैं और अपने नेताओं से वो वचन भरवाने में लगे हैं, संकल्प लेने में लगे हैं कि संकल्प लें कि आप भाजपा भारतीय जो कांग्रेस की टिकट है वो भादरा में देंगे। इसका संकल्प लेने में जुटे हैं। कितने कामयाब होते हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन बहुत से ईमानदार नेता हैं जिन्होंने कभी दूसरी पार्टियों का मंच साझा नहीं किया। दयानंद बिरवाल का इसमें नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बेल्ट पेपर के बारे में बताया था, 10 नाम हमने आपको बताए थे और वो 10 नाम भी मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं दोस्तों। भाजपा, कांग्रेस और माकपा की टिकटें, तो 3 नाम ये हम तय मानकर चले कि 3 चेहरे बड़े बड़े आपके सामने होंगे। तो कौन होगा भाजपा से, कौन होगा कांग्रेस से, माकपा से तो बलवान पूनिया होंगे, ये तय है। तो ये देखने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य नेताओं की जिनके नाम बैलेट पेपर में हो सकते हैं, तो नंबर 4 पर कार्तिक डूडी, राजेंद्र जलंधरा, नंबर 5 मुकेश चोपड़ा, नंबर 6 विक्रम सिंह राठौड़ आम आदमी पार्टी की टिकट के चक्कर में है, नंबर 7 शैलेंद्र वर्मा नेठाणा के, बजरंग सहारण और रामस्वरूप गिल। दोस्तों ये लगभग 10 के करीब नाम हैं जो कि 10 का बैलेट पेपर लगभग भादरा से तय हो गया है। तो कुल मिला के राजनीतिक समीक्षा में हम आगे भी आपसे इसी प्रकार से समीक्षा करते रहेंगे दोस्तों। संजीव बेनीवाल खचवाड़ा पंचायत में आज जबरदस्त जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। ट्रैक्टर रैली, बाइक रैली के साथ जैसे बलवान पूनिया की रैलियां होती है, बलवान पूनिया का एक अंदाज है, उसी अंदाज को संजीव बेनीवाल भी एक प्रकार से फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जबरदस्त यहाँ कार्यक्रम दिखाई दिया। और सरपंच बंसीलाल बेनीवाल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। दोस्तों ये कार्यक्रम खचवाड़ा का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। बलवान पूनिया की बात करें तो उनकी एक पोस्ट आज चर्चा का विषय बनी है, जिसमें उन्होंने लिखा है C65 अंडर ब्रिज के ऊपर छत लगा देंगे, चिंता मत करो। पता नहीं ये किसको कह रहे हैं, शायद विपक्ष को कह रहे होंगे। और इसके अलावा C64 पर भी लगेगी छत, ये पोस्ट फेसबुक वाल से बलवान पूनिया ने की है। और आज हम घटनाक्रम की बात करें तो C65 जो हाँ अंडर रेलवे फाटक है, वहाँ खाली पड़ी रेलवे की ज़मीन में दोस्तों एक पूजा पाठ का आयोजन किया गया, जो कि अंडर ब्रिज के निर्माण से पहले का बताया जा रहा है। तो विधिवत रूप से अब काम प्रारंभ होने वाला है, पूजा अर्चना के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो क्या जल्द ही अंडर ब्रिज के रूप में यहाँ एक और अंडर ब्रिज बादरा कस्बा वासियों को मिलेगा? दोस्तों इसके ऊपर मैं आपको एक ज़रूर बात बतानी चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ क्षेत्र की जनता जो है वो कम से कम एक ओवर ब्रिज यहाँ चाहती है।
क्योंकि अगर बात करें C62 की, जो कि नोहर रोड से आकर सिरसा हिसार बाईपास निकलता है, उसके ऊपर रेलवे क्रॉसिंग के नीचे अंडर ब्रिज बना है, उसको C62 के नाम से जानते हैं। तो वहाँ अंडर ब्रिज बना हुआ है। और उसके बाद में आए आगे तो थाने से आगे जब नौर मार्ग की तरफ जाते हैं तो C63 पर भी अंडर ब्रिज बन चुका है। और C64 जो सावा बस स्टैंड है, उसके पास निर्माणाधीन है, प्रस्तावित है, बनकर लगभग तैयार है, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी कार्य है, बाकी है, शेष है। उसको C64 के रूप में हम जानते हैं, तो वो भी अंडर ब्रिज ही है। और C65 पर भी अंडर ब्रिज ही अगर बन रहा है, जैसा कि बलवान पूनिया की आज की पोस्ट से हम अंदाज़ा लगाएं, बात करें, क्योंकि ओवर ब्रिज की यहाँ बात की जा रही थी। बेशक यहाँ आपको याद होगा जब राहुल कस्वा के लेटर पेड से इसको फिजिबल नहीं माना था अंडर ब्रिज को, तो अंडर ब्रिज को फिजिबल नहीं माना था। अब वो फिजिबल हुआ है या क्या पेच है, या बनेगा या नहीं बनेगा, अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर वो फिजिबल नहीं था और ये बन रहा है, तो ओवर ब्रिज क्यों नहीं बन सकता? ये एक बड़ा सवाल दोस्तों कस्बा वासियों का है। अगर ओवर ब्रिज यहाँ बने तो इसका बहुत बड़ा लाभ दोस्तों क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, क्योंकि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, मुस्लिम समाज के लिए जो कब्रिस्तान है वो हिंदू बस्ती में अर्थात गणेशपुरावास के पास स्थित है, वार्ड नंबर 35-36 में। तो दोस्तों वहाँ तक उनको जाना पड़ता है। लेकिन ये जो अंडर ब्रिज है, इसमें बरसात के सीज़न में पानी भर जाता है, यहाँ आवागमन एकदम रुक जाता है, ठप हो जाता है लंबे समय तक, करीब करीब 1 दिन या 2 दिन तक। तो वो समस्या आप अन्य 3 अंडर ब्रिज में देख रहे हैं, तो यहाँ कैसे नहीं होगी? यहाँ भी होगी। अगर ओवर ब्रिज होगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो हम अर्थियाँ लेकर आते और जाते हैं, जनाजा लेकर आते और जाते हैं, तो उसके लिए दोस्तों बहुत बड़ी राहत दोनों ही धर्मों के लोगों को मिलेगी। क्योंकि हिंदू आबादी के लिए मुस्लिम वार्ड में कल्याण भूमि बनी हुई है, और मुस्लिमों के लिए हिंदू आबादी में कब्रिस्तान बना हुआ है। ये प्रमुख समस्या भादरा क्षेत्र की है। बार बार इसको लेकर धरना प्रदर्शन और लंबा धरना हो चुका है। अभी अगर यहाँ अंडर ब्रिज ही बन रहा है तो इस समस्या का एक स्थायी समाधान नहीं हुआ है। आंशिक रूप से जरूर लोगों को राहत मिलेगी। जो भीड़ गाड़ियों के आगमन पर यहाँ लगती है वो भीड़ नहीं होगी, ये मान सकते हैं। लेकिन हमने बहुत से शहरों में देखा है, घुमाकर बहुत कम जगह में भी ओवर ब्रिज बनाया जा सकता है, और यहाँ तो इतनी वो समस्या है भी नहीं। दोस्तों इसका 0 पॉइंट संजय चौक पर भी दिया जा सकता है। इसका 0 पॉइंट घुमाकर सिंधी बाजार के पास रेलवे लाइन के करीब भी इस सावा रोड पर दिया जा सकता है। और मुस्लिम आबादी में इसके 0 पॉइंट की कहीं कोई समस्या दिखाई नहीं देती है। तो इसको फिजिबल कैसे नहीं है? और जब अंडर ब्रिज ही फिजिबल नहीं था तो फिर अब कैसे अंडर ब्रिज फिजिबल हो रहा है? ये बड़े सवाल है दोस्तों, जो कि सभी के जहन में है। हम बात करें दोस्तों नेताओं के जनसंपर्क अभियान की भी, साथ में तो बलवान पूनिया भी लगातार लगे हैं अपने जनसंपर्क अभियान में। और इसके अलावा हिम्मत प्रचार की बात करें तो जिलोदा गांव में उनका स्वागत हुआ और जनसंपर्क अभियान हुआ, और अमरपुरा टोल पर भी उनका शानदार हिम्मत प्रचार का स्वागत कार्यक्रम हुआ। इससे पहले वो सेरडा हुआ, जीतपुरा हुआ, अनेक गाँव की वो जनसंपर्क यात्रा कर चुके हैं, लोगों को एक प्रकार से अपने समर्थन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जो जनसंपर्क कर रहे हैं वो 1 अगस्त को जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन है उसको लेकर प्रस्तावित रैली के रूप में यहाँ से बसों में भरकर जाने के लिए मिल रही हैं। तो आज दोस्तों 30 जुलाई को क्या विशेष दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस अर्थात फ्रेंडशिप डे जो है आज के दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। धूमधाम से आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जा रहा है।
2011 से आज के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध भी दिवस मनाने की घोषणा की थी, जो लगातार अनवरत जारी है और आज के दिन मनाया जाता है। 2012 में उत्तरी ग्रिड में खराबी के चलते दोस्तों 7 राज्यों में आज के दिन बिजली गुल हुई थी और 36 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। इसके अलावा बात करें दोस्तों 1882 को आज के दिन सत्येंद्र नाथ टैगोर स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, उनका जन्मदिवस धूमधाम से आज के दिन मनाया जा रहा है। और 1886 को आज के दिन मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी जो कि पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित की गई थी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनको जाना जाता है और एक बेहतरीन चिकित्सक भी वो थी, उनका जन्मदिवस भी धूमधाम से आज के दिन मनाया जा रहा है। और आज के दिन 1923 को गोविंद चंद्र पांडे जो कि समाज चिंतक भी थे, संस्कृतज्ञ भी थे और सौंदर्य शास्त्री भी उनको कहा जाता था, उनका जन्मदिवस भी आज के दिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। और भादरा की बात करें तो रामकृष्ण भाकर नौहर के नेता का भी जन्मदिन है। आज उनके समर्थकों द्वारा, चाहने वालों द्वारा उनको जन्मदिन की बधाई धूमधाम से दी जा रही है। शोभा सिंह रूडी पूर्व जिला प्रमुख, उनका भी जन्मदिन तो धूमधाम से आज मनाया जा रहा है, उनको शुभकामनाएं दी जा रही है। और कृष्ण गौशाला पचारवाली में गायों को गुड़ खिलाकर उनके कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया। रामस्वरूप कामड़ का भी आज जन्मदिवस है, जो कि आरएसएस के वो एक नेता रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें आज मौसम के मिजाज की, 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं आज चली। 74-75% बादल आसमान में छाए रहे। 0.1 mm बरसात की चेतावनी भी थी। आसपास बूंदाबांदी के रूप में हल्की बरसात जरूर देखी गई। शाम को देर रात्रि को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर, 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और लगभग 50-60% बादल छाए रहेंगे, जबकि 3 mm बरसात की चेतावनी भी मौसम विभाग द्वारा भादरा और आसपास क्षेत्र में दी हुई है। 31 जुलाई को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 29 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। दिन में 0.7 mm बरसात की भी चेतावनी है। 34 से 36 मैक्सिमम, अब से ज़्यादा, आज से ज़्यादा गर्मी कल होगी। और 32 से 35 देर शाम तक और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और लगभग 80-70 के करीब बादल आसमान में प्रतिशत के रूप में छाए रहेंगे। देर शाम को बादल कम होंगे और रात्रि को फिर 50-60% बादल छाए रहेंगे और रात्रि को 3.3 mm के लगभग बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा। आज के लिए इतना ही। कल ठीक है शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।